जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 का जो बायो है वह संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का जो बायो चैप्टर सब है वो सब कुछ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वही 8 होगा, 9 होगा, 10 कंप्लीट होगा। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, बारी बारी से सब चैप्टर का होगा। अभी 7 में जो बायो का चैप्टर है कौन कौन सा इसमें है, इसमें आपका पादपों में पोषण है, प्राणियों में पोषण है। ठीक है, और उसके बाद आपका जीवों में श्वसन है, जंतुओं और पादपों में परिवहन हो गया, पादप में जनन हो गया। ये कुल मिलाकर 5 चैप्टर है। ये पांचों चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म करेंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, चलेंगे 8 में। देखिए कोशिश मेरा ये रहता है कि बारी बारी से हर पॉइंट को समझाते चले, बताते चले। ऐसा नहीं कि बस बुक है, बुक को एक तरह से हाईलाइटिंग कर दे उसके बाद आगे बढ़ जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा नहीं, आपको फायदा। आप समझे ही नहीं तो हमें क्या फायदा हुआ, मेरा भी समय बर्बाद हुआ, आपका भी बर्बाद हुआ। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा जो भी पॉइंट है उसको अच्छा तरह से समझा दे। उसके बाद ये भी आपको बता दे कि हाँ भाई ये सब चीज जो है एनसीईआरटी में ही इंगित है। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ नहीं रहे। ठीक है, समझाने के लिए अलग तकनीक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या चाहिए, पादपों में पोषण क्या है कि समझिए ध्यान से कि सभी जीवों, देखिए कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है। सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है क्योंकि उसी भोजन से के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग में क्या होता है कि खाना खाए हो तो शरीर में ऊर्जा आ जाता है। खाना खाने से ऊर्जा आता है, क्या होता है शरीर का वृद्धि होता है। और क्या होता है, हम लोग रोग से सुरक्षित होते हैं। ऊर्जा कौन लाता है, कार्बोहाइड्रेट लाता है। वृद्धि कौन कराता है, प्रोटीन क्या आता है। हम लोग को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, आपका विटामिन करता है, मिनरल्स करता है। मिनरल्स मतलब क्या चीज हो गया, खनिज लवण। ठीक है, वही बोला जाता है। देखिए आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक इसको बोलिए या पोषक तत्व बोलिए। यानी पोषण में मतलब क्या होगा, शरीर की वृद्धि और विकास, रोग से सुरक्षा के माध्यम में जो प्रक्रिया से जो गुजर रहे हैं, ठीक ना, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जिसके द्वारा ये सब चीज घटित हो रहा है उसको पोषक तत्व कहिए या भोजन का घटक बोलिए। यही सब हो गया पोषक तत्व, यही हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसको पोषक तत्व भी कह सकते हैं, इसको भोजन का घटक भी कह सकते हैं। देखिए सुनिए, भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। इनको पोषक कहिए या पोषक तत्व कहिए। ठीक है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप पौधा जो होता है वह स्वयं भोजन बना सकता है। और हम लोग स्वयं भोजन नहीं बना सकते, हम लोग किसी पे आधारित होते हैं या तो पौधे पे आधारित होते हैं। इससे हम लोग क्या हुआ, चावल जो हम लोग खाते हैं क्या चीज होता है, वो धान के पौधे से हम लोग को चावल प्राप्त होता है। ठीक है, हम इस तरह से चना दाल जो खाते हैं किससे प्राप्त होता है, वो चने के पौधे से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन बताइए कि जो चावल जो भोजन बनाया, जो धान जो पौधा है वो भोजन कहाँ से बनाया था, वह किसी से लिया तो नहीं था, वह खुद से बनाया था। पौधा खुद से बनाता है। मुख्य कारण क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यदि क्लोरोफिल हमारे अंदर भी होता तो हम लोग भी क्या करते, भोजन को हम लोग भी बना लेते हैं। हम लोग भी किसी पे आश्रित नहीं होते। ठीक है, चलिए पौधा क्या होता है, खुद से भोजन बना लेता है। ठीक, चले देखिए, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों के अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या तो पौधा खा लेते हैं या तो पौधे, जैसे देखो पौधे से प्राप्त जो आहार जैसे जंतु लेता है। जैसे कि कोई होता है कि जो ना पौधा से, जैसे कोई घास है, घास से खाया हुआ क्या चीज बकरी है, आगे क्या करता है उसको लोग खा लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को, सबको अपना सब कुछ अपना जीवन जीने का स्वतंत्रता है। तो अन्य प्रकार का भी भोजन है वो सब ग्रहण कीजिए, किसी की हत्या करना सही नहीं है। चलिए, जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट हम पौधा खा लिए, परोक्ष रूप से मतलब कोई पादप, कोई पौधा को कोई दूसरा जानवर खाया है और उस जानवर को हम खा गए हैं, वो गया परोक्ष रूप से। ठीक है, चलिए बोला है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। बूझो जो है ये कोई बच्चा है, वो समझना चाह रहा है, ठीक है, कि पौधा भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। चलिए हम उसी चीज को समझते हैं, पौधा भोजन कैसे बनाता है। अब समझिएगा ध्यान से, जिस जिन चीजों को हम लोग को जरूरत होता है वही वही सब चीज का जरूरत पौधे को भी होता है। जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग पोषक तत्व में या भोजन के घटक में क्या क्या खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो हमको किससे मिल जाता है भाई, चावल से मिल जाता है। या कार्बोहाइड्रेट पचने के फलस्वरूप क्या बनता है, या ग्लूकोज बनता है। या ग्लूकोज हम लोग को क्या देता है, ये हम लोग को ऊर्जा देता है। तो क्या ऊर्जा की हमें जरूरत है, पौधे को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, पौधे को भी ऊर्जा की जरूरत है। उससे भी क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त करना होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, प्रोटीन क्या करते हैं, दाल से हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है। और बहुत चीजों से होता है लेकिन दाल से भी होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल बदलता है। पचने के बाद क्या होता है, अमीनो
अम्ल में बदल जाता है। इस अमीनो अम्ल से हम लोग क्या होता है, शरीर का वृद्धि होता है। शरीर का क्या होता है, वृद्धि होता है। हम लोग का क्या होता है, बच्चे से क्या होता है, इतना बड़े हुए वृद्धि हुआ, प्रोटीन के कारण से हुआ। क्या पौधे वृद्धि नहीं करते हैं, तो उसका भी वृद्धि करने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है, उसको भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। चलिए उसके बाद क्या चीज है, वसा। वसा का पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है, वसीय अम्ल बनता है। क्या बनता है, वसीय अम्ल बनता है, ठीक है, और ग्लिसरॉल बनता है। चलिए एक तरह समझिए ध्यान से, हम लोग का शरीर के अंदर जितना जो भी अंग बना है सब कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। वह कोशिका झिल्ली जो होता है वह फास्फोलिपिड्स का बना होता है। फास्फो प्लस लिपिड्स, फास्फो मतलब फास्फोरस, लिपिड, लिपिड का मतलब होता है वसा। इसका मतलब वह कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, वह वसा का बना होता है। एक बात जान लीजिए, हम लोग के भी कोशिका के बाहर जो होता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पौधों में भी कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एड होता है। क्या चीज, कोशिका भित्ति। उस कोशिका झिल्ली के ऊपर से एक और परत होता है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन कोशिका झिल्ली उसमें भी है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए उसमें भी क्या चाहिए, वसा चाहिए। बहुत और सब काम है वसा का, लेकिन कुछ कुछ बता रहे हैं आपको हम समझाने के लिए कि जरूरत है उनको भी, ठीक है। हम लोग को भी क्या चाहिए, हम लोग को एक तरह समझिए ध्यान से कि विटामिन की जरूरत हम लोग को भी है, और एक तरह से हम लोग को मिनरल्स की भी जरूरत है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कैल्शियम हम लोग को जरूरी होता है हड्डी निर्माण करने के लिए। हम लोग को आयरन का जरूरी होता है, क्योंकि हमको ब्लड जो है सही रूप से सर्कुलेट हो, सही रूप से कार्य करे, ऑक्सीजन के सांस ले जा सके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, इसको हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है। सोडियम की जरूरत है, ब्रेन सही से काम करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से पौधों को भी जरूरत होता है बहुत सारे खनिज लवण का, जैसे हो गया उसको नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसको फास्फोरस का जरूरत पड़ता है। कैसे कैसे जरूरत पड़ता है सब हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो जो हम खा रहे हैं लगभग वो सब चीज पौधे को जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से क्या करते हैं कि भोजन के किसी पौधे को खा करके हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन इसको क्या होता है खुद बनाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे ये सब चीज बनाएगा, हम उस चीज को भी हम आगे बताते हैं। चलिए जैसे देखिए क्या चीज, पहला क्या चीज हमको बनाना है पौधे के लिए, पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज। इस चीज को हम समझना है, इस चीज को, ठीक है, इस विधि को समझना है। बहुत सारा प्रश्न, ढेर सारा प्रश्न इससे आता है। चलिए देखिए कैसे प्राप्त करता है ये, समझिए ध्यान से। ये सबसे पहले क्या चीज लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या लेता है, ये जल लेता है, और क्या चीज, यह सूर्य की उपस्थिति में एक ये प्रक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। समझिएगा ध्यान से, हर बात बताएंगे कि जो है ना सूर्य के प्रकाश, ठीक ना, हम हर बात बताएंगे क्यों सूर्य प्रकाश ही, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ही, क्यों जली, सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। उसके फलस्वरूप ये सब रिएक्शन करता है, ठीक ना। यहाँ एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल आया कहाँ से है वो भी बताएंगे हम, ठीक है। और क्या बनाता है ये, 6 ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, और वो 2 यह हो गया ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या कर लिया, पौधा बना लिया। ये रिएक्शन से पौधा गुजरता है, उसके फलस्वरूप ये ग्लूकोज वो प्राप्त कर लेता है, और उसके पास ऊर्जा मिल जाता है। तो हम समझेंगे कि ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है। ये पूरा रिएक्शन को क्या कहते हैं, देखिए संपूर्ण ये पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें प्रकाश क्या होता है, इन्वॉल्व है, सूर्य का प्रकाश इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसको और समझेंगे अच्छा तरह से, ठीक है। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से। एग्जाम से पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यह जो पौधा होता है, यह वायुमंडल से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, यह वायुमंडल से प्राप्त करता है। यह बाहर से क्या करता है, खींच लेता है। अब पूछिएगा कि यह वायुमंडल से कैसे खींच लेगा, यह कौन सा अंग है पौधा का। हाँ एक और चीज जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण प्रक्रिया जो होता है यह कहां पे होता है, पौधे का पत्ती में होता है। कहां होता है, पौधे का पत्ती में होता है। चलिए इसको हम समझते हैं अच्छा से। चलिए देखिए, पौधे का जो भी पत्ती है ना, पत्ती में तो ये जो आपका जो शेप दिख रहा है, ये खुली आंखों से आपको नहीं दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिएगा तो पत्ती में इस प्रकार जूम होगा ना, तो इस प्रकार का सीन दिखेगा, इस प्रकार का फिगर दिखेगा, एकदम भरा पड़ा रहेगा पत्ती में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। ये रंध्र करता क्या चीज है भाई, यही रंध्र है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती में लाता है। किसको लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती में लाता है, ठीक है। याद रखिएगा यही रंध्र है, जो भी गैस होगा यह पत्ती से यदि बाहर जाने का होगा इसी रंध्र के माध्यम से जाएगा, पत्ती के अंदर आने का बात होगा इसी रंध्र के माध्यम से आएगा। आना जाना दोनों काम यही रंध्र करवाता है, ठीक है। चलिए कैसे करवाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो, समझिए ध्यान से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा तैसे इसका क्या होगा, ये मुंह जो खुल जाएगा, ये मुंह क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे अंदर चला जाएगा क्या होगा, बंद होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, ये क्या देखिए ओपन क्या है, ये ओपन स्टोमाटा यानी खुला हुआ रंध्र है। ये देखिए क्या है, क्लोज स्टोमाटा यानी क्या है, ये बंद है। समझे, जैसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, क्या जाएगा, खुल जाएगा, अंदर चला जाएगा।
ठीक है। अब ये खोलने और बंद करने का काम किसका होता है? यहीं पे एक सेल्स होता है। ये क्या है? एक सेल यहाँ पे है, ठीक है। और कौन सा सेल है? इसको गार्ड सेल कहते हैं, या तो एक तरह से रक्षक कोशिका कहते हैं, यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वह क्या करेगा? इस छेद को खोलेगा, बंद करेगा। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? दरवाजे को खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये क्या है? गार्ड सेल्स है, ठीक है, यानी रक्षक कोशिका है। समझिए, इसका मतलब यही पत्ती के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से प्रवेश करता है? यह स्टोमाटा के माध्यम से प्रवेश करता है, यानी रंध्र के माध्यम से प्रवेश करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर गया। कहां से प्रवेश किया? वायुमंडल से प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? पत्ती में। पत्ती के कौन से छिद्र में? तो रंध्र में। कहानी खत्म। चलिए अगला क्या चाहिए? ये जल। ये जल जो होता है, ये जल कहां से प्राप्त किया? ये जल प्राप्त किया है जड़ से। कहां से प्राप्त किया है? ये जड़ से प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? समझिए, एक पौधा है। ये क्या है? पौधा है, ठीक है। और ये क्या है? नीचे उसका जड़ है। ये क्या है? नीचे उसका जड़ है। अब समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते होंगे कि हम लोग जो भी जल जो होता है पौधे को कहां डालते हैं? हम लोग जड़ में डालते हैं। जल कहाँ डालते हैं हम लोग? जड़ में। तो जल जैसे देखिए H2O क्या है? ये जल यहाँ है, ठीक है। और क्या आता है? क्या बोले? टोटल प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया कहाँ होता है? पत्ती में होता है। तो पत्ती तो कहाँ होगा? बाय द वे यहाँ एक टहनी है, तो इस तरह से पत्ती होगा वृक्ष में, ठीक है। अब वहां तक कौन लेके जाता है? तो यहाँ से एक पाइप होता है। क्या होता है? एक पाइप होता है। पाइप होता है, अंदर में क्या होता है? नली टाइप का पाइप होता है, ठीक ना। और उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसको जाइलम कहते हैं। यह पाइप क्या करता है कि नीचे जड़ से जो होता है जल को कहां लेके जाता है? पत्ती तक ले जाता है। ये जल जो होता है इसके माध्यम से जो जल होता है ये कहां तक पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा कहां तक? ये पत्ती तक पहुंच गया, ठीक है। कौन लेके गया? जाइलम। ये जाइलम को एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। जाइलम एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। जब टिश्यू चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसको एक तरह संवहनीय उत्तक भी कहते हैं, माना कि एक तरह से संवहन कराना, माना गति कराने का काम करना। ये जल को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यह सिर्फ जल को ही नहीं लेके जाता है, यह क्या आता है? खनिज लवण को भी लेके जाता है। किसको? खनिज लवण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। इसको भी लेके जाता है। कौन कौन? जैसे उदाहरण में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाक जो पौधा होता है, पौधे के जड़ में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या पाया था? आपका नाइट्रोजन पाया था। लगभग 40 से 50% के आसपास रहता है नाइट्रोजन, ठीक है। हम लोग क्या देंगे? नाइट्रोजन देते हैं इसमें, फास्फोरस देते हैं इसमें, क्या कहते हैं? सल्फर देते हैं हम। ये सब चीज हम क्यों देते हैं, ठीक है। और यह कहाँ कैसे ऊपर तक पहुंचता है? ये पौधे तक कौन लेके जाता है? इस सब को, खनिज लवण को भी कौन लेके जाता है? यही जाइलम उत्तक लेके जाता है। यानी जाइलम उत्तक जड़ से जल को भी लेके जाता है। ये सब खाद जो होता है, हम लोग खाद्य कहते हैं यूरिया सबको, है तो खाद्य में पाया जाता है सब खनिज लवण सब, या तो खाद में पाया जाता है या तो मिट्टी में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। उस सबको खनिज लवण को उठा करके कहाँ लेके जाता है? पत्ती तक। कौन लेके जाता है? यह जाइलम ही लेके जाता है। अब समझ में आ चुका होगा, जल को पत्ती तक कौन लेके गया? जड़ लेके गया। कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती तक कौन लेके गया? आपको कहां से आया? यह वायुमंडल से आया। अब पत्ती में किसके माध्यम से प्रवेश किया? रंध्र के माध्यम से प्रवेश किया। चलिए, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद की कहानी इसको फिर खत्म करते हैं अभी। चलिए, हाँ, अब यहाँ से एक प्रोसेस होता है, एक अभिक्रिया होता है क्या चीज? यह जो जल जो होता है यह CO2 के साथ एक अभिक्रिया करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है, यानी अपचयन। ये एक अपचयन अभिक्रिया करता है। अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है? ये जल जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करता है। अपचयित के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कि इसका जल का कौन सा अणु ग्लूकोज को बनाने में सहायता प्रदान करता है? तो जल मतलब क्या? H2O का कौन सा अणु ग्लूकोज बनाता है? H2O का यह जो H2 अणु है यह किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यह ग्लूकोज बनाता है। और O2 जो है यह क्या करता है? यह ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ चुका है ये प्रोसेस। हाँ, तो आप समझते हैं ये क्लोरोफिल का क्या मामला है? ये क्लोरोफिल क्या चीज होता है? समय हमारे शरीर का जो भी, हम लोग में भी जो भी अंग है सब अलग अलग कोशिका से मिलकर बना हुआ आता है और सब कोशिका का अलग अलग काम है, ठीक है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका है, उसका काम है सोचना एक स्थान दूसरे स्थान लेके जाना। हमारे लीवर में हेपेटिक कोशिका है, उसका काम क्या चीज है? जो रक्त में अशुद्धियां जो होता है उसको कम करना, ठीक है, या विषैलेपन को कम करना, ठीक है। हम लोग नेफ्रॉन, किडनी में जो नेफ्रॉन कोशिका है उसका क्या काम होता है कि जो है ना, जो अपशिष्ट चीजें होता है, मैंने जो गंदगी जो होता है उसको छान करके क्या होता है? मूत्र के सारे बाहर निकालना। सब कोशिका का शरीर का अलग अलग काम है। उसी प्रकार से जितना भी, हाँ, एक और भी बात है, हमारे जितना भी अंग है हर जगह कोशिका है, सब कोशिका से मिलकर बना हुआ है। आप बाल, नाक, मुंह, दांत, जीभ, लीवर, पेट, किडनी, जो भी चीज है सब किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका मतलब पौधे का भी हर प्रत्येक पार्ट जो होता है किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब पत्ती भी कोशिका से मिलकर बना होता है,
ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि जो हम लोग का जो कोशिका जो होता है, जैसे कि पौधे में जो कोशिका होता है उसमें एक कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है जो कि हम लोग में नहीं पाया जाता। कौन सा? एक प्लास्टिड। कौन सा? एक प्लास्टिड, यानी एक लवक। जैसे देखिए पत्ती जो होता है, पत्ती में जो होता है, पत्ती का जो कोशिका होता है यानी पौधे का जो कोशिका होता है उसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा पाया जाता है हम लोग से, और कुछ भी है लेकिन मुख्य रूप से एक एक्स्ट्रा पाया जाता है। क्या चीज? लवक। अब लवक जो होता है, समझिएगा ध्यान से, उस चीज को समझिएगा ध्यान, थोड़ा समझ लीजिए। लवक यानी क्या होगा? ये हो गया आपका प्लास्टिड जो होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इसका मतलब क्या होगा? ये एक हरित लवक है। क्या है? ये हरित लवक है। और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है, इसका मतलब ये होता है वर्णी लवक। ये क्या होता है आपका? वर्णी लवक होता है, ठीक है। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है ओ वर्णी लवक। क्या होता है? ओ वर्णी लवक। अब समझिए ध्यान से, कोशिका के अंदर का पार्ट है। कोशिका के अंदर जो, जैसे पत्ती का जो कोशिका होता है उसको जो कोशिका के अंदर जो होता है, समझिएगा ध्यान से, बहुत सारा पार्ट पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, बहुत सारा अंग पाया जाता है। उसी अंग में अगदी वही पादप कोशिका के बारे में जानेंगे, उसी अंग में एक अंग ये भी पाया जाता है। क्या चीज? लवक पाया जाता है, ठीक है। उसमें 3 पार्ट होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। समझिएगा ध्यान से, यह जो हरित लवक जो होता है, यह हरित लवक होता है। इस हरित लवक के अंदर क्या होता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल मतलब इसका हो गया ये पर्णहरित, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पर्ण हरित कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, यह वर्णी लवक हो गया, ठीक है, अवर्णी लवक। अब समझिए ध्यान से, यही जो पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल जो पाया जाता है, पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ता, हरित मतलब हरा। यही कारण से क्या होता है? पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। या कोई भी चीज जो दीजिए, कोई भी पौधा हरा आपको दिख रहा है, उसका मुख्य वजह यह होता है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और पौधे को भोजन बनाने के लिए जरूरी है मुख्य रूप से यही आपका क्लोरोफिल। यही लिखे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल, इसकी मुख्य जरूरी होता है, ठीक है। इसका बहुत जरूरी होता है, ये रहेगा तभी आप भोजन बना पाइएगा। हाँ, अभी भी बताएंगे हम क्यों यही रहेगा तो भोजन बना पाएंगे, समझिएगा ध्यान से। चलिए ठीक है। ये जो वर्णी लवक होता है, ये वर्णी लवक जो फूल का जो अलग अलग रंग देखते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी है अलग अलग, जो पौधा का जो अलग अलग रंग देखते हैं, ठीक है। यदि हरा छोड़िए, मतलब कि लाल, पीला, नीला, जो भी कलर देख रहे हैं, यदि कलर वाला फूल सब है, तो सब किसके कारण से होता है? ये क्रोमोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण से होता है। ये ओवर्णी लवक मतलब इसको क्या कहते हैं? ओवर्णी में से कोई वर्ण नहीं, जैसे कि जड़ का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो जड़ में जो कलर पाया जाता है वह किसके कारण से होता है? ये ओवर्णी लवक के कारण से होता है। उनको मुख्य काम किससे था? पर्णहरित से था, ठीक है, यानी क्लोरोफिल से। अब समझ में आ गया होगा कि पत्ती है तो पत्ती, इसका मतलब क्या चाहिए? पौधा है, पौधा में पाया जाता है, लवक पाया जाता है। लवक में एक और कौन पार्ट होता है आपका? हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है आपका? पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। अब हम पता चल गया ना कि हम लोग में काहे नहीं प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग में लवक, कोशिका के अंदर लवक है ही नहीं। जब लवक ही नहीं है तो उसके अंदर हरित लवक का कोई गुंजाइश नहीं है। जब हरित लवक नहीं है तो उसके अंदर पर्णहरित का भी कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्य चीज नहीं है। लवक हमारे अंदर होता तो वहां क्लोरोफिल भी हमारे अंदर हो जाता, हम भी भोजन खुद ही बना लेते, समझे, कमाने का जरूरत नहीं पड़ता। चलिए, अब क्या है क्लोरोफिल, क्या चीज है, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, यही क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अपनी ओर अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है। लेकिन हाँ, आप बोलिएगा कि सूर्य के प्रकाश को ही क्यों अवशोषित करता है? और बहुत सारा प्रकाश है और सब कुछ को अवशोषित कर सकता था। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वजह यह होता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? फोटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोटोन पाया जाता है। तो बोलिएगा फोटोन तो चंद्रमा के प्रकाश में भी पाया जाता है, इसका मतलब चंद्रमा से प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में जो फोटोन ऊर्जा जो होता है उसका पावर क्या होता है? कम होता है, उसकी तीव्रताएं कम होती है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करवा सकता है। यही कारण होता है कि रात में कोई भी पौधा भोजन नहीं बना सकता है, वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, सिर्फ वह दिन में कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब हाँ, ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यह क्लोरोफिल जो होता है, एक बात याद रखिए, हाँ, यह क्लोरोफिल कौन कौन से प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर सकता है?
किस किस रंग के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है? तो ये मुख्य रूप से 2 रंग के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, मुख्य रूप से ज्यादा पावर में, एक लाल और एक नीला, एक लाल एक नीला। अब देखिए हम लोग को तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हम लोग को क्या मिलता है, लाल मिलता है, तो इसको तो अवशोषित करेगा ही, ठीक है, अवशोषित करेगा। एक तो क्लोरोफिल इसको अवशोषित कर दिया, अब भोजन बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये नीले रंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? तो ये नीले रंग का जो इस्तेमाल जो होता है, जब समझिए ध्यान से, समुद्र जो होता है, समुद्र का जैसे देखिए, समुद्र का ये ऊपर का लेयर है, ये ऊपर का लेयर है, ये सबसे क्या है, नीचे में कोई पौधा है, नीचे में कोई पौधा है। समुद्र के धरातल पे भी, अंदर में भी तो पौधा है, तो वो कैसे प्रकाश संश्लेषण कर पाता है भाई? क्योंकि सूर्य तो उतना लगभग कितना मीटर होता है, 1-1 किलोमीटर अंदर गहरा होता है, वहां तक कैसे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। तो वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, कौन, लाल नहीं, काहे? आप समझिएगा ध्यान से, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। कितना, 3, 4, 5, 6, 7। और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सबसे जो ऊपर जो होता है आपका वो होता है लाल, और सबसे नीचे कौन होता है आपका, बैगनी। इसका मतलब इधर से जो प्रकाश आया था, सबसे ज्यादा अंदर कौन गया, सबसे ज्यादा गहरा कौन गया, बैगनी। कौन सा, बैगनी। अब बैगनी और नीला लगभग एक समान होता है, ठीक ना, बैगनी और नीला लगभग क्या होता है, एक रंग होता है, ठीक है। अब सबसे नीचे कौन जा रहा है भाई, यह बैगनी जा रहा है। उसी प्रकार से जिसे सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ा, तो सबसे नीचे गहराई तक कौन जाएगा, सबसे गहराई तक जाता है आपका वही बैगनी कहिए या नीला कहिए। कौन सा प्रकाश सबसे नीचे तक जाता है आपका, यह नीला प्रकाश नीचे तक जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा कलर मुख्य रूप से आवश्यक होता है, एक होता है लाल, एक नीला। लाल प्रकाश से जो पौधा है हम लोग का, जो वायुमंडलीय पौधा है, वो लोग भोजन बना लेता है। और नीले प्रकाश की उपस्थिति कहाँ तक पहुंच जाता है, गहराई तक पहुंचता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये समुद्र के नीचे जो रहता है, जो जीव है, जो पौधा जो रहता है, वो लोग अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। चलिए बारी बारी से हर टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद देखिए मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। देखिए कोई भी चीज अगर यदि समझते जाते हैं ना, इंटरेस्टेड रूप से समझिएगा ना, बहुत मजा आएगा। कोई पॉइंट को लेकर के वो याद करने पे जाइएगा तो याद भी नहीं होगा, मजा भी नहीं आएगा, एग्जाम से भी कोई फायदा नहीं है। चलिए अब यहाँ तो समझ में आ गया है कि क्लोरोफिल क्या का कौन कौन से रंग को अवशोषित करता है, लाल को करता है और नीला को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल कहाँ से आया है ये भी आपको पता चल गया है, यह क्लोरोफिल ही है जो कि आपको पता चल गया, जो कि प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो एक और बात आपके मन में एक और चीज प्रश्न हो रहा होगा कि भाई आप बोले कि जो पत्ती जो होता है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण पत्ती क्या होता है भाई, हरा होता है, ठीक है। इसका मतलब जो हरा है वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। लेकिन बहुत पौधे का पत्ती क्या होता है, लाल होता है। बहुत पौधे का पत्ती क्या होता है, एक तरह से कुछ बैगनी कलर का हो जाता है। बहुत पौधे का पत्ती क्या होता है, वह पीला कलर का हो जाता है। क्या वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, हाँ करेगा, उसमें भी क्लोरोफिल है, उसमें भी क्लोरोफिल तो है, क्लोरोफिल तो है उसमें भी। लेकिन उसके जगह पे क्या है कि लाल रंग का जो है ना, जो लाल कलर का यदि पत्ता है या पीला कलर का पत्ता है, जो कलर का पत्ता है, तो उस कलर का वर्णक क्या है, अधिक है, जिसके कारण से क्या होता है, वह लाल, यदि लाल रंग का वर्णक अधिक है तो वह लाल दिख रहा है पत्ती, पीले रंग का वर्णक अधिक है तो पीला दिख रहा है पत्ती। यह क्लोरोफिल जो है ये भी हरे रंग का वर्णक ही है, वर्णक मतलब रंग प्रदान करने वाला ही है, यह भी हरे रंग का वर्णक ही है। यही कारण से क्या होता है एक तरह से कि जो ये हरा दिखता है, जहां इसका वर्णक अधिक लाल दिखेगा, पीले रंग का वर्णक अधिक पीला दिखेगा। लेकिन हाँ क्लोरोफिल की मौजूदगी रहती है, इसकी मौजूदगी लाल रंग का वर्णक अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता लाल दिखता है। हाँ ऐसा जब स्थिति हो जाएगा, यदि क्लोरोफिल का वर्णक का पावर कम रहेगा तो यह प्रकाश संश्लेषण कम करता है, लेकिन कम ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आपके मन में एक और चीज आएगा प्रश्न इसमें कि जो आप ऐसा कह रहे हैं कि हरा जो होता है, क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान कर रहा है, तो पौधे का तना भी तो हरा है ना, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करता होगा। हाँ करता है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि तने में भी क्लोरोफिल है, तने में भी क्लोरोफिल है, वो बहुत कम मात्रा में करता है। कारण क्या होता है कि तना क्या होता है, सख्त होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रकाश को प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यही कारण से क्या होता है, वहां प्रकाश संश्लेषण ना के बराबर होता है। लेकिन एक पौधा है जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, ठीक है, जो क्या होता है मरुस्थल में उगता है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, एक तरह से ऐसा प्रकार का पौधा आप देखे होंगे, गमले में लगाते हैं, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, बड़ा बड़ा कांटा सब एकदम पूरा लगा रहता है, नागफली, ठीक है।
ये जो होता है ये क्या होता है, सिर्फ तना का होता है, इसमें पत्ता नहीं होता है, लेकिन तब फिर भी यह प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि क्या होता है, ये हरा होता है बिल्कुल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये तना से ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें पत्ती नहीं है भी, तो जरूरी है कि क्लोरोफिल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पत्ती ही होना चाहिए। यदि पत्ती है तो ठीक है, नहीं तो तना भी है, यदि क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। चलिए, ये सब पॉइंट कंप्लीट हो गया है। चलिए, हाँ, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। ये सब जो भी इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था उस चीज को हम लगभग लेकर के आपको हम समझा दिए। चलिए, अब हम चलते हैं जो बुक कह रहा है। चलिए देखिए, अब मजा आएगा कुछ को हाईलाइटिंग करने में भी। देखिए केवल पादप ऐसा जीव है जो जल, क्या चीज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। अभी आपको बताए थे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज था, और हाँ, खनिज लवण भी था, सूर्य का प्रकाश भी था, ठीक है। इसके कारण से क्या था, भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश मतलब एक तरह वातावरण में क्या होता है, सब उपलब्ध वातावरण से प्राप्त किया ना, जल से जल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, सूर्य से क्या किया, उसका प्रकाश ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। मतलब पोषक पदार्थ क्या करता है, शरीर को संरचना बनाता है, शरीर का वृद्धि कराता है, इसमें तो बता ही चुके हैं, ठीक ना। क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव, कोई भाग टूट फूट जाता है तो उसका भी क्या करता है, उसको मरम्मत कौन करता है, ये पोषक तत्व करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा का भी, उसके बाद देखिए कि जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। वो ग्लूकोज बन रहा है तो क्या बन रहा है भाई, ऊर्जा ही बन रहा है ना, उसका ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। चलिए, उसके बाद सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए इसके उपायों की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने का जो उपाय है उसकी विधि को क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं। हाँ, मतलब पोषण का देखिए, पोषण का वह विधि क्या चीज है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जो खुद ही बना ले रहा है, स्व मतलब क्या था, खुद, पोषण मतलब खुद से पोषण करना, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है तो स्वपोषी हो गया। नॉर्मल से वर्ड से ही पता चल जाता है, ठीक है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो पौधा अपने खुद भोजन बना रहा है, खुद का पोषण खुद से कर ले रहा है, उसको स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। और जंतुओं में अधिकतर अन्य जीवों पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हम लोग क्या है, विषमपोषी, हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पौधा यदि है तो हम लोग जिंदा है, पौधा यदि नहीं रहेगा हम लोग भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे, पौधा खत्म है, दुनिया में क्या खाइएगा, ठीक है। आप सोचिएगा कोई जानवर को खाइएगा तो वो जानवर भी क्या होता है, पौधे पे डिपेंडेड है। मतलब जैसे समझिए आप क्या शेर को खा लीजिएगा, शेर किस पे डिपेंडेड है, और किसी छोटे जानवर पे, बाय द वे वो क्या है, बकरी पे डिपेंडेड है, ठीक है। और उसके बाद देखिए वो बकरी क्या चीज खा रहा है, वो बकरी भी तो घास खा रहा है, समझ रहे बात को है। तो कोई भी चीज जो है मुख्य रूप से घूम फिर के कहा जा रहा है, वो पौधे पे आ जा रहा है। पौधा खत्म तो कहानी खत्म। अब पौधा यदि खत्म है तो आपको एक और चीज खत्म हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भोजन तो बनाता है ये जो है, अब पौधा जो अपना भोजन तो ग्लूकोज तो बना लिया ऊर्जा के लिए, साथ में आपको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। यदि ऑक्सीजन नहीं तो आप खत्म, हम खत्म, पूरा जीव खत्म। जितना भी सजीव है सबके लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। तो ये ऑक्सीजन बना कौन रहा है, यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके यह ऑक्सीजन को बनाता कौन है, यह बनाता है आपका पौधा। वो बना रहा था भोजन और साथ में एक और चीज क्या बन गया उसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको भी जरूरी है, ठीक है। वो भोजन बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन भोजन बनाने के लिए उसको जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का पौधे को भी कब जरूरी होता है, सांस के दौरान। किसके दौरान, श्वसन के दौरान। अब दुनिया में जितना जीव है सबको श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का ही जरूरत पड़ता है, चाहे पौधा हो या जानवर हो। यह तो एक्स्ट्रा होता है कि भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन इससे बन जा रहा है, ठीक है, उसी का फायदा हम लोग उठाते हैं। चलिए चलिए, अब क्या चीज है कि पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता हम लोग का शरीर क्योंकि हम लोग में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रहता तो हम लोग भी बना सकते हैं। क्लोरोफिल रहेगा तब ना सूर्य के प्रकाश को अपने और अवशोषित करेगा। है सूर्य का प्रकाश तो आता तो है हमारे त्वचा तक आता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एक क्या है, हरित वर्णक है। हम लोग में क्या चीज है, मेलानिन वर्णक है, ठीक है, जो कि वो क्या करता है, हम लोग में भोजन बनाने में कोई मदद वह नहीं करता है। बस हम लोग में क्या करता है, विटामिन डी को सिर्फ बन जाता है सूर्य के प्रकाश से, समझे। चलिए अब
अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। अब बताइए खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं, जहाँ पे किसी चीज का निर्माण होता है। तो खाद्य मतलब क्या हो गया, भोजन। तो पौधे का भोजन कहाँ निर्माण हो रहा है, पत्ती पे ही हो रहा है ना, पत्ती में ही टोटल प्रक्रिया प्रोसेस हो रहा है ना। चाहे कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ला करके कहाँ बन रहा है, पत्ती में बन रहा है। तो पौधे का खाद्य फैक्ट्री कौन हो गया, आपका पत्ती हो गया। ठीक है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। देखिए थोड़ा थोड़ा मुख्य रूप से समझ लीजिए कि 90 से 95% होता है पत्ती में ही मुख्य भाग माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यदि सूक्ष्म मात्रा में एकदम समझिए कि ना के बराबर तना बोलिए या तो छोड़ ही दीजिए उसको। ठीक है, मुख्य रूप से क्या कहिए, पत्ती में भोजन बनता है। चलिए, क्या पादप भोजन सभी भागों से निर्मित करता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसे बता दी हम। कच्ची सामग्री मतलब क्या हो गया, कच्ची सामग्री मतलब बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं सब हो गया कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री कौन कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड था। कच्ची सामग्री कौन था, आपका ये जल था। ठीक ना, ये सब क्या है, आपका कच्ची सामग्री है, प्राप्त किया उसके बाद ना भोजन बनाया। मतलब भोजन बनाने के लिए जिस चीज इस्तेमाल कर रहे हो गया आपका कच्ची सामग्री। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए पत्तियों पादप के खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने वाला चाहिए। जितना भी कच्चा पदार्थ सब पत्ती तक पहुंचना चाहिए। हम जल को भी पहुंचा है जल के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचा है क्या के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा है पत्ती पे, किसके द्वारा पहुंचा, वो रंध्र के द्वारा अंदर घुसा। ठीक है, चलिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा, मूल मतलब क्या होता है, जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये चीज हम बता चुके हैं। वो जो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, हम बताए थे कि जाइलम नाम करके एक उत्तक होता है, वह जाइलम उत्तक क्या करता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है पत्ती तक। चलिए अगला ये चीज है कोशिका के बारे में बोल रहा है, समझिए ध्यान से। ये कोशिका और यही कहना चाह रहा है कि दुनिया का कोई भी सजीव जो भी है, ठीक है, सबके पास कोशिका होना जरूरी है। कोशिका ही है जो कि हमारे शरीर का निर्माण किया। जिस प्रकार से जो एक ईंट दूसरे ईंट तीसरे ईंट जोड़ जोड़ के पूरा बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जितना भी हर जगह क्या होता है, कोशिका भर भर के है। यदि कोशिकाएं घटती जाएगी तो हम लोग का बॉडी क्या होगा, छोटा होता चले जाएगा। ठीक है, अगर कोशिका की संख्या बढ़ता है, यानी जो बहुत अधिक मोटा व्यक्ति है उसके पास कोशिका बहुत अधिक है, जो पतला व्यक्ति है उसके पास कोशिका बहुत कम है। ठीक है, समझिए ध्यान से। आकार जितना बढ़ता जाएगा कोशिका बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोशिका से ही बन रहा है। कहीं भी देखिए कोशिका पे जितना भी बॉडी का अंग है, बता चुका पहले। चलिए देखिए, कोशिका को सुंदर से द्वारा देखा जा सकता है, खुले आंखों से कोशिका को नहीं देख पाइएगा। ठीक है, कुछ जीव एकमात्र कोशिका से बने होते हैं, कोई जीव होता है सिर्फ एक ही कोशिका से मिले। हम लोगों में कितना है, अरबों कोशिका हम लोग के शरीर में है। ठीक ना, अब कोई ऐसा जीव होता है जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, सिंगल से। ठीक होता है, चलिए जैसे अमीबा सब हुआ। चलिए देखिए, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। हम उसी समय आपको बताया यह कोशिका है, कोशिका छोड़ एक झिल्ली से घिरा होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। मतलब बीच में उसका एक संरचना होता है इस प्रकार से, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक कहते हैं। ठीक ना, केंद्रक चारों ओर से जेली नामक एक तरल पदार्थ से घिरा होता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द्रव पाया जाता है। यहाँ पे चारों ओर क्या द्रव पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब जब कोशिका चैप्टर आएगा तो उसको विस्तृत से बताएंगे। हाँ, जो बताया गया है नॉर्मली उसने समझा दिया। चलिए देखिए, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिका मतलब क्या होगा, वही गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिका। और वही जो रक्षक कोशिका जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर प्रवेश कराता है, फिर क्या करता है, रंध्र को बंद करता है और उसको खोलता है, उसी को कहते हैं द्वार कोशिका। ये रक्षक कोशिका कहिए या गार्ड सेल कहिए, ठीक इंग्लिश में। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल खनिज वाहिका द्वारा, वाहिकाओं मतलब क्या, वाहिकाओं मतलब किसका, वही उसका वही जाइलम। जाइलम को ही क्या कर रहा है, वाहिका। वाहिका मतलब होता है नली। ठीक है, जाइलम में एक नली पाया जाता है ना, उसी का जिक्र कर रहा है। द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ठीक है, तथा जड़ तना शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। मतलब क्या होता है, देखिए जड़ में भी होता है, जो संयोजी उत्तक जो होता है वह क्या, सॉरी, जो जाइलम उत्तक जो होता है पहले क्या होता है, जड़ में भी होता है। जड़ से फिर वो क्या होता है, तना में जाता है। तना से फिर कहा जाता है पत्ती तक होता है। ठीक है, जड़ तना पत्ती तक होता है, कौन, जाइलम उत्तक। ठीक है, फैली होती है। पोषकों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग का निर्माण करती है, एक रास्ता का निर्माण करती है। वही बात है, पादपों में पदार्थों का परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। मतलब अभी और जाइलम उत्तक सबके बारे में, परिवहन के बारे में, किस प्रकार से कोई भी तत्व कैसे किधर जाता आता है, इस सब चीज के बारे में आगे चैप्टर में दिया गया है और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप
के दूसरे भाग नहीं, वही क्लोरोफिल है। जितना हम बताएं सब इस बस जितना उतना देर बोले हैं ना, इतने 2-3 पेज उसी से भर जाएगा। चलिए देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक, क्यों इसी तो हम बता चुके हैं ना, यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपने और क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके द्वारा क्या करता है, जो भी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड, आंख पे चमकता है लाइट। चलिए देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। टोटल जो प्रोसेस जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इसलिए जरूरी है कि उसमें फोटोन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। एक और चीज आपसे पूछेगा कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसमें हुआ था? सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था तो एक बैक्टीरिया था। क्या था? एक बैक्टीरिया था। और उसी में क्या होता था, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। क्या चीज पाया जाता था? क्लोरोफिल पाया जाता था। ठीक है, चलिए, और उसको क्या कहते हैं, एक तरह से नील हरित शैवाल के नाम से जानते थे। चलिए, सबसे पहला पूछेगा कि कौन सा था का सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कहाँ हुआ था, किसमें हुआ था? सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का नाम क्या था? साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम था उसका? साइनोबैक्टीरिया। क्या था? साइनोबैक्टीरिया। यही साइनोबैक्टीरिया जो है, इसी में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? देखिए, अब ये बैक्टीरिया है, इसका मतलब क्या है? एक सजीव है, लेकिन तब फिर इसमें क्या, एक तरह से इसमें क्या है, एक तरह से नहीं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या, इसमें क्या था? क्लोरोफिल पाया जाता है। या क्लोरोफिल है तो इसका मतलब यह खुद से भोजन बना लेगा। ठीक है, और इसको हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नील हरित शैवाल इसको कहते हैं। किसको? साइनोबैक्टीरिया को। और सबसे ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण जो करवाता है, कौन कराता है आपका? यही नील हरित शैवाल कराता है। यानी एक तरह शैवाल कह सकते हैं, शैवाल में भी अलग अलग प्रकार है, उसमें से कौन है? यह नील हरित शैवाल है। और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करवाता है शैवाल ही करवाता है। चलिए, जल तक हो गया। चलिए, हाँ, इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। हाँ, ठीक है, देखिए, सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। कैसे सूर्य प्रकाश रहेगा तो क्या होगा? पौधा अपना भोजन बनाएगा, वो जिंदा रहेगा, तो वो जिंदा रहेगा तो हम लोग भी जिंदा रहेंगे, जरूरी है। ठीक है, चलिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होता है। अभी तो बताया ना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही क्या था, ऑक्सीजन भी निर्मित होता है। वही ऑक्सीजन से हम लोग जीते हैं। तो वो बोले एक पॉइंट जो उतना देर जो समझा है ना, सब लगभग उसी से निर्मित लगभग बात रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, सब संभव ही नहीं होगा। भोजन पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती है। और इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। वही है, देखिए क्या हो गया कि देखिए यही समीकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है ना, पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट लिखा। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये चीज हम बता चुके हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। अब समझिए ध्यान से, ये जो बोला है कि मंड के रूप में संचित हो जाता है, इसका अर्थ क्या चीज होता है, इस बात को अब समझिएगा ध्यान से। चलिए, इसको जो बोला है कि ये देखिए, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन,
जब ऑक्सीजन जब बना तो वायुमंडल में छोड़ देता है पौधा, कुछ अपने पास रखता है, सांस लेना उसको भी जरूरी है, कुछ अपने पास रखता है और लगभग क्या करता है वायुमंडल में छोड़ देता है, उसी को हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का तो ये काम हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज था उसका क्या क्या चीज करता है पौधा, देखिए तो समझिए ध्यान से। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब समझिए इसका क्या चीज प्रोसेस होता है। देखिए हम लोग में क्या था, हम लोग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम चावल खाते थे, समझिए ध्यान से, चावल खाते थे, चावल में क्या पाया जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा था। ठीक ना, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता था, यह क्या बनता था, यह ग्लूकोज बनता था। ठीक है, अगर यदि ग्लूकोज कहाँ चला जाता था, यह कहाँ जाता था, यह रक्त में, ग्लूकोज कहाँ जाता था, रक्त में। अगर यदि इस रक्त में ग्लूकोज, यही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती थी, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे, खा लिए हैं, अब कहीं जा नहीं रहे, सुतल है, बैठे कोई काम ना कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिक होने लगता था ग्लूकोज रक्त में, तो क्या करता था, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन था, इस ग्लूकोज को कहाँ लेकर जाता था, लीवर के पास। किसके पास लेकर जाता था, लीवर के पास। लीवर के पास जाकर किस में बदल जाता था, ये ग्लाइकोजेन में बदल जाता था। ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता था, ये जमा हो रहा था। हम लोग का एक तरह से क्या था, संचित भोजन था, हम लोग का शरीर इसमें जमा करके रखता था। और जब जब क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज घटेगा, तब तक ये ग्लाइकोजेन से लीवर, ग्लाइकोजेन को तोड़ के लीवर किस में देगा, रक्त में देगा। इसका मतलब ये क्या है, बैंक है, ये जमा पूंजी है ग्लाइकोजेन हम लोग में। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसका भी तो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट से क्या ग्लूकोज मिला है ना, इसमें भी अगर ग्लूकोज की मात्रा, समझिए ध्यान से, पत्ती में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगेगी, ठीक है, इस ग्लूकोज को पत्ती किस में बदल देगा, स्टार्च के रूप में जमा कर लेगा। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मंड कहते हैं। स्टार्च के रूप में यह जमा करेगा। जरूरी नहीं कि पत्ती में ही सिर्फ जमा होता है, यह जो होता है, यह जो स्टार्च जो होता है आपका पत्ती में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है और जड़ में भी पाया जाता है। ठीक है, पत्ती में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है। जैसे देखिए आलू क्या है, आलू क्या देखिए जड़ है ना, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तना में पाया जाएगा, पत्ती में भी पाया जाता है। चलिए अगला देखिए क्या चीज है, वही हो गया। द्वार कोशिका के बारे में जिक्र किया है, गार्ड सेल्स के बारे में जिक्र किया, क्लोरोफिल का जिक्र किया है, रंध्र का जिक्र किया है, ठीक ना, पत्ती का जिक्र किया, सब चीज तो हो चुका है। चलिए होते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, हम आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बताए थे। देखिए समझ ध्यान से, थोड़ा से तुरंत खींच दे रहे, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड, क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, और एक क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है, और एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और ये जो मोनोसैकेराइड होता है उसमें ग्लूकोज हो जाता है, उसमें फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये सब आता है। और डाइसैकेराइड में क्या आता है आपका, इसमें आपका सुक्रोज आ जाता है, और इसमें आपका लैक्टोज आ जाता है, इसमें आपका, ठीक है। और ये जो पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड में क्या आता है आपका, स्टार्च आ जाता है, देखिए ग्लाइकोजेन आ जाता है, ये सब का क्या आता है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। चलिए यही स्टार्च का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग दवाई जो खाते हैं, कैप्सूल जो खाते हैं, कैप्सूल का जो बाहरी कवर होता है ये स्टार्च का बना होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कैप्सूल का जो बाहरी कवच किसका बना होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या चीज है, बुझो देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। हम बताए ना, कुछ कुछ का पत्ती अलग अलग कलर का होता है, लेकिन हाँ उसमें भी क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, लेकिन वो कम करेगा। चलिए पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे बाहरी भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मरुस्थल में ना नागफनी का जो पौधा जो होता है काटा काटा वाला है, उसी का जिक्र ये कर रहा है। वह तना होता है, उसमें पत्ती नहीं होता, फिर भी प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि वह हरा है, उसमें क्लोरोफिल है। चलिए एक ही प्रकार के पादपों को दो गमलों में लीजिए। चलिए हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होती है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करता है, यानी इसको ढक देता है। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। वही चीज हम जो बता चुके हैं, वही चीज का लगातार जिक्र हो रहा है। चलिए आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी
काई जैसे पादप देखे होंगे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिसे शैवाल कहते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पे चापाकल सब पे भी देखिएगा, ठीक है, कि जहाँ पानी अक्सर जमा रहता है तो हरा हरा क्या होता है, जम जाता है। कहीं तालाब में भी देखिएगा क्या होता है, हरा हरा जम जाता है। देखिए उसका एक आपको देखिए ऐसा आप तालाब में देखते होंगे अक्सर इस प्रकार का सीन। देखिए ये जो हरा हरा जो जमा हो गया ना तालाब में चारों तरफ, ये थोड़ा 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 टुकड़ा में रहता है, ये सब क्या है आपका शैवाल है। ये सब क्या है, शैवाल है। ठीक है, ये क्या है आपका शैवाल। इसमें भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, या खुद से अपना भोजन बनाता है। कौन, शैवाल। बहुत अधिक मात्रा में, दुनिया में सबसे अधिक, लगभग समझिए बहुत अधिक मात्रा में कहिए तो ये शैवाल ही है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, बहुत अधिक मात्रा में करता है। इसमें भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, कहाँ तक आए हैं, शायद इसमें चलिए। ठीक है, शैवाल कहते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब देखिए शैवाल के बारे में क्या चीज वर्णन किया है, कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। सीधी सी बात, हरा है वो क्या, क्लोरोफिल, जिसके कारण ये हरे दिखाई पड़ते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, माना कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और क्या चीज का संश्लेषण होता है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन, आप समझिएगा ध्यान से, इसका कहना क्या चीज है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है। हम लोग जो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कहते हैं, देखिए इसके बारे में पता करते हैं क्या किस चीज से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचक रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12 O6। इसमें क्या क्या चीज है, कार्बन है, क्या चीज है, हाइड्रोजन है, ये क्या चीज है, ऑक्सीजन है। और उसी प्रकार से अब देखिए प्रोटीन की जहां बात आती है, ठीक है, तो जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचक रूप क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल जो होता है किससे मिलकर बना होता है, एमीन से और अम्ल से, अमीन प्लस अम्ल से। तो एमिनो है तो क्या होगा, अमीन मतलब क्या होगा, NH2 अमोनिया ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एक एसिड ग्रुप हो जाएगा, सीड वालों अच्छा होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज से मिलकर बना है, एक इसमें नाइट्रोजन मिला है। ठीक है, इसमें क्या चीज है, हाइड्रोजन मिला है। इसमें क्या चीज मिला है, ऑक्सीजन मिला है। इसमें क्या चीज मिला है, कार्बन मिला है। यही सब चीज मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या अंतर है, CHO इसमें भी है, CHO इसमें भी है। एक्स्ट्रा क्या चीज हो गया, नाइट्रोजन। या प्रोटीन में क्या चीज है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। अब समझिएगा ध्यान से, पौधा जो भोजन बनाया था उससे CHO तो प्राप्त कर ले रहा था, CHO प्राप्त कर ले रहा था, लेकिन उसको अब अगर जब वृद्धि करना है तो वृद्धि करने के लिए क्या चीज चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या हो रहा है, आपको इससे कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, नहीं, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, आपको प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा प्रोटीन में। चलिए उसी का बात यह आपका कर रहा है। चलिए वही बोल रहा है कि यदि देखिए याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन, हाँ कहाँ तक है, हाँ, खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या, नाइट्रोजनी पदार्थ है, उसमें नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक ना, पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब पूछता है कि अब ये नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो कहाँ से प्राप्त हो जा रहा था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बना उससे प्राप्त हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि उसको वृद्धि भी करना है, प्रोटीन उसके आकार को वृद्धि करेगा, उसको ऊंचाई को वृद्धि करेगा पौधे का। चलिए उसके बारे में अभी हम बताते हैं, समझ ध्यान से। देखिए अभी हम ही नॉर्मल बता दे रहे हैं इसे, तो फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे, समझिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो पौधा जो होता है, ठीक है, हम लोग जो अक्सर सब खेती जो करते हैं किसान सब, वो क्या करते हैं, जैसे ये पौधा हो गया, ठीक है, पौधे की लंबाई को ग्रोथ कराना है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें खाद दीजिए ना, खाद दीजिएगा तो उसका क्या होगा, वृद्धि होगा। तो उसको वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जड़ में क्या देते हैं हम लोग, यूरिया देते हैं। क्या देते हैं, यूरिया जो खाद है।
ठीक है। और यूरिया में क्या होता है, लगभग समझ लीजिए जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का मात्रा लगभग समझ लीजिए 40 से 50% या लगभग 45% के आसपास नाइट्रोजन का मात्रा होना आवश्यक है। तो यह नाइट्रोजन अब कहाँ से प्राप्त होगा पौधा को, या इसके लिए देखिए बहुत कुछ प्रोसेस है, इसको आप समझते ध्यान से देखिए। यह जो होता है ना नाइट्रोजन, इसको कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, या तो मिट्टी से प्राप्त हो जाता है नाइट्रोजन, अगर पहले से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो उससे प्राप्त कर लेगा, या तो हम बाह्य रूप से क्या करते हैं, हम लोग यूरिया सब खाद डालते हैं ताकि क्या हो, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जड़ में। और नाइट्रोजन क्या है, एक तरह से खनिज लवण है। क्या चीज है, खनिज लवण है। हम आपको बोले थे इस खनिज लवण को कौन ऊपर लेके जाता है, और जल को और खनिज लवण को कौन ऊपर लेके जाता है, तो कौन लेके जाता है, जाइलम उत्तक। कौन लेके जाता है, जाइलम उत्तक लेके चला जाएगा ऊपर। आप पौधा क्या करेगा, वृद्धि विकास करने लगेगा अपना। चलिए बहुत कुछ इससे भी संबंधित चीज है और अभी आगे बताएंगे। जितना इसमें बताते जा रहा है उसको हम लगभग खींचते चले जा रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है कि हाँ, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैस नाइट्रोजन को उस उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब समझ लें, इसका कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन तो क्या होता है, हम लोग के वायुमंडल में भी है। आप लोग पढ़े होंगे जो हम लोग का जो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में समझिए ध्यान से, वायुमंडल में क्या चीज है, हवा, सॉरी वायुमंडल में क्या चीज है, हवा है। अब देखिए ध्यान से, ये हवा में क्या चीज है आपका, जो नाइट्रोजन जो है वो कितना है, लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% है। सॉरी नहीं, ठीक, ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% है। CO2 कितना है, लगभग 0.04% है। अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन जब बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में है ही, तो पौधा क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट कहीं प्राप्त कर लेता है वायुमंडल से ही। इतना नाइट्रोजन है, हमको खाद देने का क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए हम लोग में भी क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो ये नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता है, फेफड़ा तक जाएगा, उससे अंदर नहीं जाएगा, ये ऑक्सीजन अंदर रहता है। जो कि नाइट्रोजन किसमें जरूरी है, प्रोटीन में जरूरी है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन हम लोग के शरीर में क्या करता है, वृद्धि विकास कराता है, ठीक है, और बहुत कुछ काम करता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, नाइट्रोजन को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता है, देखिए नाइट्रोजन जो होता है गैस रूप में, ठीक है, गैस रूप में अंदर जाएगा तो वह नुकसान करता है। वह ब्लड में घुल जाएगा ना, ब्लड में घुलने के बाद वह क्या करता है कि जब वह बाहर निकलता है तो वह क्या देखते हैं जो गोताखोर सब जो होता है समुद्र में, नाइट्रोजन गैस नहीं भर के जाता। क्यों, अगर वह नाइट्रोजन गैस भर के अंदर जाएगा, अंदर तो चलाएगा, जब ऊपर जब आने लगता है ना, तो उसमें क्या होता है, यह गैस जो नाइट्रोजन गैस जो होता है एक बुलबुले के रूप में एक तरह शरीर से बाहर निकलने लगता है। वह इतना पीड़ा करता है, इतना दर्द देता है निकलने वक्त कि व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। यही क्या होता है, यह हम लोग का जो ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है, घुलनशील नाइट्रोजन डायरेक्ट रूप से गैसीय माध्यम में नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो प्रोटीन जो खाते हैं, जैसे दूध खाए, कोई भी प्रोटीन खाए, उस माध्यम से यह जा सकता है, ठीक है, लेकिन गैस के रूप में नहीं जाता। हम लोग के बॉडी में भी नहीं जाता है। अब पौधे में भी क्या होता है, वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता। हाँ, इसको क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया होता है पौधे के लिए, क्या कौन एक तरह से नाइट्रोजन उपयोग करता है, कुछ बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि वायुमंडल के ऑक्सीजन को क्या करता है, उसको अवशोषित करके यौगिक में कन्वर्ट करके क्या करता है, पौधा को देता है। वही बात यह यहाँ पर वर्णन कर रहा है। चलिए, हाँ, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैस से नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देता है, मिट्टी में डाल देता है। और उसके बाद देखिए, यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद यह नाइट्रोजन जल के साथ क्या होता है, चला जाता है ऊपर, अवशोषित होकर जलमूत्र लेके जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, उर्वरक में खाद जो डालते हैं हम लोग, उसमें क्या आता है, देखिए उसमें क्या आता है कि नाइट्रोजनी पदार्थ चमकता है इतना ना, नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। अरे देखिए, इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ क्या होता है कि पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। मतलब पौधे में जो नाइट्रोजन का मांग होता है वो आपूर्ति हो जाता है। क्या करता है, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई जीवाणु होता है, वो क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो क्या करता है कि यौगिक में कन्वर्ट कर देगा, और जल के साथ क्या करेगा, वो बैक्टीरिया मिला देगा। अब जब जल के साथ मिल गया है तो जल के साथ वो पहुंच जाएगा पत्ती तक, ठीक है। चलिए, इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या चीज है और किस प्रकार से पौधे पोषण करते हैं उसके बारे में यह बताता है। जैसे देखिए, जो भी जीव होता है जो जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, पौधे में भी कुछ के पास क्लोरोफिल है, कुछ के पास क्लोरोफिल नहीं है। जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो दूसरे पे निर्भर करता है, जिससे कि एक तरह से अमरबेल देखे होंगे, फिगर में थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं है, ठीक है। अगर देखते हैं जब फिगर होगा हमारे पास तो देखिए, ये आप गांव के जो भी व्यक्ति आराम से देखे होंगे इसको, अरे वही ओझल हो गया। चलिए, ये देख रहे होंगे जो पौधा जो होता है, पौधा जो पीला पीला एकदम लत टाइप्स का जो होता है, रेशा टाइप्स का जो होता है, पूरा एकदम लिपटा रहेगा चारों तरफ से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। गांव में अक्सर देखिएगा बबूल सबके वृक्ष पे रहता है, भरा पड़ा रहता है। वो अमरबेल क्या करता है, जो पौधा जो भोजन बनाता है, जो पौधा भोजन बनाया, जैसे कि कोई पौधा है वह भोजन बनाया है, वह क्या करता है, वह उसी के संपर्क में जा करके क्या करता है, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, या अवशोषित कर लेता है और या उसी से खाता है। इसका मतलब पौधे के लिए क्या है, नुकसानदेह है। या खुद में तो फायदा कर रहा है खुद के लिए, लेकिन पौधे के लिए यह नुकसानदेह है। चलिए, अच्छा, एक तरह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, परजीवी कहेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे, परजीवी भी कह सकते हैं। वही क्या चाहिए, देखिए कि आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी, परपोषी मतलब दूसरे के द्वारा पोषण करना, परजीवी मतलब दूसरे पर जीवित रहना, मतलब शब्दों से पता चल जाता है इसका, ठीक ना। अमरबेल याद रखिएगा, पूछा जाता है अमरबेल के बारे में। चलिए, अगला क्या चीज है कि हाँ, भी एक प्रकार का परजीवी, आपको इस पर विचार कीजिए, करना चाहिए अपने अध्यापक से मैं इसके बारे में चर्चा किया कौन कौन सा। चलिए देखिए, बोलता है कि पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है। हाँ, वो भी परजीवी है। क्या करता है मच्छर, क्या करता है, हम लोग से खून चूस करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो खुद पे जीवित थोड़े, हमरे पे जीवित है मच्छर। उसके बाद जोंक जो होता है, जोंक को अगर हम लोग के ब्लड से नहीं, उसको हम लोग से ब्लड हुआ नहीं अवशोषित करेगा जीव कोई दूसरे जीव से, तो वो मर जाएगा, तो दूसरे पे जीवित है, सीधी सी बात है। चलिए अगला देखते हैं, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है जिसके अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जंतुओं को खाते हैं। जंतु को क्या करता है, खाता है। कोई पौधा है जो कि जंतु को खाता है। अब सोच सकते हैं, एक अमरबेल था जो कि खुद उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, खुद भोजन नहीं बना रहा था, दूसरे का भोजन खा रहा था। अब एक पौधा का भोजन ना खा रहा था, अब एक पौधा है जो कि कोई जंतुए को खा लेता है। चलिए, तो जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, तो यह विस्मयकारी है। अब समझिए ध्यान से, इसको लेकर के थोड़ा आप समझाते हैं। देखिए, कुछ पौधा है, 3-4 पौधा है लगभग, समझिए ध्यान से। H6 में भी बताए थे, जैसे कि ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा क्या करता है, समझिए ध्यान से, इस प्रकार से रहेगा ड्रोसेरा, ठीक है। अब कोई भी जीव यहाँ पे आके बैठेगा, जैसे इसके पास ही जो नुकीला जो इसका है, नुकीला भाग जो होता है, रेशा से बाहर निकला हुआ, इसमें क्या था, द्रव पदार्थ होता है जो कि चिपका देता है। कोई चीज जैसे सटेगा ना, चिपक जाएगा। जैसे देखिए मक्खी उस पे गया, ठीक, उसमें क्या होगा, चिपक गया। जैसे वो चिपकेगा, जैसे ऐसे था चिपका, जैसे चिपक गया, बस धीरे धीरे अपने आप को ऐसे करके बैंड कर लेगा। देखिए बैंड कर लिया है ना, अंदर में जो मक्खी था अंदर में चला गया ना, और उसको क्या करेगा, इसके पास क्या होता है कि जो है उसको सरा के गलाने वाला क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ होता है, इसको पचा जाता है, पचा के इसको खा जाएगा। उसी प्रकार से ये है, ठीक ना, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चित है, एग्जाम पूछा गया, ठीक है। वेनस ट्रैप ये भी वैसे करता है, ये इस प्रकार से फैला रहेगा, 2 पत्ता इस प्रकार से रहेगा फैला हुआ, और जैसे कोई भी जीव यहाँ आएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको इस तरह से ढक लेगा। बस अंदर में जीव क्या होता है, अंदर में उसके बाद क्या करता है, अपना द्रव स्रावित करता है, उसको पाचक रस स्रावित कर, उसको पचा जाता है, गला देता है, सड़ा जाता है, और उसको क्या करता है, खा जाता है। ये लोग ऐसा क्यों करता है, ये भी देखिए, ये भी उसी प्रकार का है, ठीक ना। ये भी इसका जो ढक्कन जो खुला हुआ रहता है, जो ढक्कन है ना, यहाँ पे ये ढक्कन, और इस ढक्कन पे क्या करेगा, जैसे देखिए ढक्कन है, इस पे कोई भी जीव जाएगा, अंदर में घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, द्रव पाया जाता है, वह क्या करता है, उस कीट को सड़ा गला देता है। सेम लोग वैसे भी प्रोसेस वैसे चलता है। ऐसा ये क्यों करता है, कोई जीव को ये क्यों खा रहा है, कि आप बोलिएगा कि कहे ये जीव को खा रहा है, क्या एक तरह से ये लोग भी तो हरा हरा ही दिख रहा है, तो क्यों जीव को खा रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, जितना भी जीव होता है सबको ऐसा, आपको क्या बोले कि उसको ऊर्जा तो चाहिए ही, ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण से बना लेगा, क्योंकि इसके ये हरा है, क्लोरोफिल है, या ग्लूकोज बना लेगा, जिससे क्या शरीर में ऊर्जा प्रदान कर लेगा। लेकिन इसको वृद्धि होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता आती है। प्रोटीन में एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, क्या चीज,
नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन ये लोग नहीं प्राप्त कर पाता है, क्यों? क्योंकि कहाँ पाते हैं? जल में पाया जाता है। कहाँ पाता है? ये जल में ज्यादातर समय बिताता है, तो जल में इसको नाइट्रोजन इसको नहीं मिल पाता है। तब ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो प्राप्त करने के लिए किसको खाता है? ये ये सबको खाता है, जो कीड़ा सब जो होता है वो कीड़ा सबको खा जाता है। और कीड़े में कोई भी जीव है भाई, कोई भी जीव है तो उसमें प्रोटीन तो होगा ही। प्रोटीन से हर जीव का शरीर बना हुआ है, वह कीड़े का शरीर भी किससे बना होता है? प्रोटीन से बनाता है। अब प्रोटीन है उसमें, इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन होगा। बस वही नाइट्रोजन का यूज करने के लिए लोग क्या करता है? उसको खा जाता है। चलिए, उसी चीज का ये सब जो जिक्र है वही है, इसके बारे में बताए थे। इसका ढक्कन क्या होता है? इस तरह से खुला होता है, इसी में कोई जीव अंदर जाता है, इसको पचा करके इसको खा जाता है। ठीक ना? देखिए बोलता बुझो भ्रमित है यदि घटपर्णी इसी को कहता है, मतलब घड़ा की तरह लगता है देखने में, घैला की तरह, उसी को घटपर्णी कह रहा है। ठीक है, ठीक है। घटपर्णी का हरा पौधा, घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? वही बोल रहा है, वही ना भी समझा, कीट क्यों खाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के लिए खाता है वो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मृतजीवी किसको कहते हैं? अपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। छत्रक यानी छाता के सब मशरूम देखे, मशरूम आप लोग खाए होंगे, हम भी खाते हैं। ठीक है ना? अच्छा है, तो प्रोटीन उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो मशरूम जो होता है बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों अथवा छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी समझे ध्यान से, वो देखते होंगे जहाँ सड़ा गला हुआ गोबर सब होता है। गाँव में तो गोबर बहुत ज्यादा उगता है वो। ठीक ना? सड़ा गला जहाँ जगह बहुत गंदा सब जगह है वहां पे वह उगता है। ठीक है, अब देखिएगा उसको लेकर के प्रोसेस समझिए ध्यान से। अब इसमें क्या चीज है कि देखिए, आइए देखते हैं कि जो जीवन यापन हेतु किस प्रकार करता है। देखिए, बुझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं है, मतलब कि हम लोग के सब मुख भी नहीं है उसके पास है। ठीक है, और इसके पास क्या आता है? ये हरा भी नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल की भी अनुपस्थिति होती है, भोजन खुद से बना भी नहीं पा रहा है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकता। जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण ये कैसे कर पाएगा? या प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएगा। चलिए, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएगा, तो ये करता है किस प्रकार से, उस चीज को हम समझते हैं ध्यान से। देखिए एक बार देखिए, ये जो आपका एक तरह से जो दिख जो रहा है, ठीक है, यही आपका थी है मशरूम है। क्या चीज है? आपका मशरूम है। ठीक है, आप समझिए एक तरह से इसको क्या कहेंगे? कवक कहिए, कवक कहिए। ठीक है, यानी फंगी। अब समझिए ध्यान से, ये जो हरा हरा जो दिख रहा है, ये हरा हरा क्या चीज है? शैवाल है। ये हरा हरा क्या चीज है? शैवाल है। समझिए ध्यान से। अब इसका भोजन देखिए कैसे बनता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, शैवाल कैसा है? हरा है। आपको बोले थे शैवाल बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें भरा पड़ा होता है। हरा है, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हो गया, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो यह क्या करेगा? अपना भोजन बना लेगा, यानी ग्लूकोज बना लिया, यानी भोजन बना लिया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब ये क्या है? ये आपका कवक है। ये क्या है? आपका कवक है। इसके पास क्या चीज है? इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो भोजन क्या करेगा? नहीं बना पाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, अब क्यों ये दोनों संबंध बना, क्यों ये साथ में रहता है? कुछ तो कारण है। कारण यह होता है कि यह जो होता है, यह शैवाल जो होता है, इसको भोजन बनाने के लिए क्या चीज का जरूरी है? इसको भोजन बनाने के लिए जरूरी क्या चीज का है? कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लेता है। ठीक है, लेकिन और क्या चीज चाहिए इसको चाहिए भोजन बनाने के लिए? इसको चाहिए आपको ये जल चाहिए, और चाहिए क्या चीज? इसको खनिज लवण चाहिए। क्या चीज चाहिए? खनिज लवण चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये क्लोरोफिल जो शैवाल जो होता है, ये शैवाल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके पास जो है ना जल की कमी होती है और खनिज लवण की कमी होती है। ठीक, लेकिन यह जो शैवाल जो होता है, ये कवक जो होता है, यह जो गंदगी में यहाँ जो उभरता है, ठीक ना, यह क्या होता है? इसके पास जो होता है यह जल का भरपूर होता है, इसको जल को अवशोषित करने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है, और खनिज लवण को अपने में अवशोषित करने का क्षमता अधिक होता है। अब बताइए, इसको शैवाल को भोजन बनाना है जो कि क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो प्रकाश को ना अवशोषित कर लेगा भाई,
है, लेकिन क्या वो जल को ले आएगा क्लोरोफिल? नहीं। जल को कौन लाता है? जालम उत्तक लाता है। जल भी जरूरी है। क्लोरोफिल एक ही काम करता है ना, प्रकाश को शोषित करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम थोड़ी करता है, जल को लाने का काम थोड़ी करता है? लेकिन अब उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, लेकिन जल खनिज लवण इसके पास नहीं है। जल खनिज लवण किसके पास है? कवक के पास है, जल और खनिज लवण है। तो ये क्या करता है? ये इससे जो होता है मांगता है, खनिज लवण मांगता है, खनिज लवण दे देता है, ये भोजन बनाता है, और जब भोजन बन जाता है तो ये भी इसको खाने के लिए दे देता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध इसको कहते हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध। और यह दोनों जब जुड़ता है ना, कहता है कि दो को जुड़ने से एक बनता है, कुछ एक अलग चीज बनता है, अलग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ये दोनों को जुड़ने से क्या बनता है? यह दोनों समझ रहे हैं क्या क्या कौन कौन जुड़ा है यहाँ पे? तो जीवन के लिए कौन कौन जुड़ा? एक तरह से एक शैवाल जुड़ा, शैवाल, और प्लस क्या जुड़ गया आपका? कवक। क्या जुड़ा? कवक। ये दोनों जुड़ करके जो एक तरह रिएक्शन करके जो दोनों एक दूसरे का जीवन यापन करना शुरू किया, दोनों मिल करके एक नया जीव का निर्माण किया, एक नए पौधे का निर्माण किया। उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, अब यह लाइकेन जो होता है, यह लाइकेन वहीं उपजता है जहाँ का प्रदूषण एकदम ना हो, ना के बराबर हो, वहाँ का वायुमंडल शुद्ध होगा, तभी वह लाइकेन यहाँ पर उगेगा। और इसी लाइकेन का इस्तेमाल जो होता है लिटमस पत्र बनाने में करते हैं। किसमें? लिटमस पत्र बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए ये जो चीज है इसमें सब वही सब चीज का वर्णन किया गया है, वही बात को जिक्र किया गया है। चलिए अगला है कि पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए, तो वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होता है। समझ लीजिए, ये जो कवक जो होता है, कवक जैसे देखिए कि अगर कोई भी जूता कोई भी चीज जो होता है बहुत दिन से यदि वर्षा के समय में रखिएगा, उसमें क्या होता है? कवक जमा होता है। वह कवक क्या होता है? हम लोग का जो वायुमंडल होता है उसमें क्या होता है? तैरते रहता है। ठीक है, अगर यदि जैसे उसको नमी मिलता है, थोड़ा नमी मिलता है, वो कवक क्या होता है? वहां जाकर के जमा हो जाता है। उसका कहने का मतलब यही था। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं जब किसी ऐसे, बस वही बात का वर्णन किया गया है। ठीक ना, बूझो को याद है कि उसके दादाजी बताया कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? हाँ, कवक क्या करता है? रोग भी उत्पन्न करता है। कवक क्या करता है? रोग भी उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए ये बोल रही है कि पहली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी होता है। जैसे कवक क्या होता है? उपयोगी भी है, हम लोग के लिए नुकसानदेह भी होता है। कवक से रोग, बहुत प्रकार का रोग भी होता है। और कवक खाते भी हम लोग, वही मशरूम क्या है? कवक है, जो इसको हम खाते हैं। ठीक ना, कुछ कवक पादपों जंतुओं मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। बात सही है। चलिए, ऐसा जीव संबंध के बारे में बता चुके हैं, लाइकेन के बारे में बता चुके हैं। मृदा में पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मतलब कि जो मृदा जो होता है, मिट्टी जो होता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व, मतलब क्या चीज हो गया? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस होगा, ये सब चीज क्या? पोषक तत्व हो गया उसमें। तो वही पोषक तत्व का पूर्ति, जैसे जल हो गया, कैसे होता है? मतलब अक्सर बना कैसे रह पाए, उसमें लगातार हर चीज का हमेशा कंटिन्यू कैसे रहे। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पौधा उगा रहे हैं, जैसे कि उसमें तो हर चीज चाहिए पौधे को, तो वह पौधा क्या करता है? जड़ से ही खींचता है। जब पौधा जड़ से खींच ले रहा है तो मिट्टी में तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करें जो कि मिट्टी में भी बचा रहे। ठीक है, क्योंकि अगला पौधा फिर लगेगा तो वह अगला पौधा फिर उसमें बोया जाएगा, तो वह पौधा को भी तो चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसको भी चाहिए। तो मिट्टी में कैसा काम करे जो कि अक्सर बना रहे, जबकि कोई पौधा हम लगाए उसको हर कुछ मिट्टी से मिलता रहे। वही इसका कहने का मतलब है। चलिए देखिए लास्ट है। चलिए, क्या अपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन में गमलों में खाद अथवा उर्वरक को डालते हुए देखा? मतलब कि जो खाद उसको डालते हुए देखे ना, खाद उद इसलिए डालते हैं कि जहाँ के दिन नाइट्रोजन कम हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं? खाद उसमें डालते हैं, जड़ यानी मिट्टी में डालते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही खींचेगा जड़ द्वारा। ठीक है, वही बोलता है कि आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा के खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पौधा क्या करता है? मिट्टी से क्या होता है? खनिज तत्व को अवशोषित करता है। बात जान रहे हैं, मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यदि उससे
पौधा खींच रहा है पोषक तत्वों को मिट्टी से तो वो कम होते जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या चाहिए कि उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। जो खाद जो होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या एक तरह से क्या पोटेशियम क्या होता है उसमें पाया जाता है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इसकी कमी हो जाती है, एक तरह से मात्रा और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही बात है जो हम बोले थे। ठीक है, मृदा को इन पोषक तत्वों की समृद्धि रखने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम लोग खाद का जो ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं यही चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर नहीं कि हम सिर्फ खाद का इस्तेमाल सही कर सकते हैं। अगर यदि हम हर साल 2 साल में कम से कम एक बार दलहनी पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पोषक तत्व बना रहेगा। चलिए उस चीज का भी वर्णन इसमें है, चलिए देखते हैं। देखिए केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। देखिए पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। हमको बोले प्रोटीन बनाने की नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे फसल कटाई हुआ, ठीक है ना, जो फसल जब कटाई हुआ उस समय जो मिट्टी था, मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन था, जो पौधा जो था वो तो अवशोषित कर लिया था ना, अब तो मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी हो गया है। ठीक है, कमी हो जाती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जो वायुमंडल में है, लेकिन वायुमंडल से खींचेगा कौन, ठीक है, होती है। परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार में करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट खींच लेता है, उसका उपयोग कर लेता है वायुमंडल से, उस प्रकार से नाइट्रोजन को खींच करके नहीं कर पाता है। कर सकते हैं कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। कौन जी, राइजोबियम। हम बताए ना, तो कुछ जीवाणु क्या होता है वायुमंडल से उसको खींच करके नाइट्रोजन को क्या करेगा, यौगिक में कन्वर्ट करेगा। वह यौगिक क्या करेगा, एक तरह जल में क्या होता है घुल जाएगा और जल के द्वारा फिर क्या होगा, पौधा में जाएगा। ठीक ना, राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यह भी एक तरह से जो जीव जो है, यह जीवाणु जो यह क्या करता है, यह भी खुद भोजन अपने से यह बना नहीं पाता है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। अब यह क्या करता है, जो भी दाल जो होता है, दाल वाला जो भी होता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, जो भी सब है, ठीक ना, अब मूंग हो गया, ये सब जो दाल जो होता है, दाल का जो पौधा होता है, ठीक ना, और उसी के जड़ में क्या होता है, यह राइजोबियम होता है। यही राइजोबियम है जो क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके क्या करता है, पौधे में डालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चाहिए कि अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। मतलब देखिए पौधा क्या करता है, राइजोबियम को क्या देता है, और जैसे कि नाइट्रोजन नहीं ला करके देता है राइजोबियम वायुमंडल से पौधा को, अब पौधा इसके बदले में क्या देता है, इसको ऊर्जा देता है, यानी ग्लूकोज देता है, इसको रहने के लिए घर देता है। आओ मेरे जड़ के पास रहो तुम, ठीक ना, तुम हमको नाइट्रोजन दे देना, हम तुमको रहने के लिए तुमको जड़ दे रहे हैं अपना, और उसी में तुमको और क्या चीज दे रहे हैं, तुमको और खाने का चीज, नाइट्रोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुमको हम ग्लूकोज भी दे रहे हैं, तुम उसका भी यूज करो। ठीक है, कार्बन दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सब चीज को भी इसको दे रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, वही होगा सहजीवी संबंध कर रहा है। कोई नाइट्रोजन दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो दोनों तरजीह रहा है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर देखिए, अगर दाल अब लगा रहे हैं तो दाल लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, जैसे कि पहले से मिट्टी में नाइट्रोजन था, ठीक है, आप चना का दाल लगा, चना का पौधा लगाए, ठीक ना, अब चना लगाए हैं तो चना का जैसे जड़ बनेगा, उस जड़ में क्या होगा, राइजोबियम आ जाएगा। राइजोबियम क्या करेगा, मिट्टी से नाइट्रोजन को ना लेकर के, राइजोबियम जब तक है, पौधा क्या करेगा, मिट्टी से नाइट्रोजन ना लेकर के राइजोबियम के द्वारा क्या करवाएगा कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करवा लेगा। तो क्या हो गया कि मिट्टी का जो नाइट्रोजन था वो तो बचा रह गया ना। इसीलिए हर 2 साल में कम से कम क्या होना चाहिए कि जो दाल का जो फसल है, अगर यदि कोई मिट्टी में अक्सर यूज हो रहा है, उपज हो रही है, तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन बना रहेगा हर हमेशा। चलिए, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा की नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी समानता उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। लगभग सब कुछ मिट्टी में भरा पड़ा रहता है, क्योंकि मिट्टी से वो यूज नहीं किया, मिट्टी में जो था मिट्टी में ही रहा। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादपों स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली पर अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? कीटभक्षी पौधे तो आंशिक है, यानी एक तरह से वो नाइट्रोजन के लिए क्या कर रहा है, सिर्फ कीटों को खा रहा है। उसके बाद सब कुछ तो उसके पास क्लोरोफिल था, कीटभक्षी जो कीड़ा खाने वाला था, क्लोरोफिल था, सब कुछ बना रहा था, लेकिन आंशिक रूप से विषमपोषी मतलब थोड़ा किसी दूसरी चीज से ग्रहण कर रहा है, वही कहना है। ठीक है, एक तरह से चैप्टर क्या हो गया है, यह कंप्लीट
हो चुका है। देखिए कोशिश मेरा यही रहेगा कि जो भी है पहले अक्सर एक चीज देख रहे होंगे जो मुख्य रूप से हम समझाए थे, ठीक ना, वही सब टोटल बुक में क्या होता है कि लंबा 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 करके लिखता है, ठीक है। और समझाने पर क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी शब्दों का यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए होता है कि समझाने में समय कम लगता है और ये बुक को रेखांकित करने में समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन हाँ ये भी दर्शाना है, ये भी आपको लगना चाहिए कि हाँ ये बुक से ही चल रहा है सब कुछ और कहीं अदर से इस चीज का यूज नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। आगे जो भी चैप्टर है इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसा आपको लगता है वैसा बोलिए, यदि अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, खराब लगता है तो खराब बोलिए, ठीक है। परंतु मेरा मेहनत एक समान रहेगा और अधिक हो सकता है इस चीज को समझाने को लेकर के। थैंक यू। जय हिंद।